नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन मीडिया, यानी मीडिया पर डिजिटलीकरण के प्रभावों के बारे में। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल जी। अर्चना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ मीडिया, आप पिछले 3 दशकों से मीडिया से जुड़ी हुई हैं। किस तरह से आप देखती हैं, किस तरह से डिजिटलाइजेशन ऑफ मीडिया यानी मीडिया का जो डिजिटलीकरण है वो किस प्रकार से हो रहा है? जी देखिए, मीडिया में बहुत सारी चेंजेस आई हैं जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 1993 से। तो उस समय तो फास्ट डायल भी नहीं था और हम लोग जो है कंप्यूटर्स भी नहीं थे ज़्यादा, तो टाइपराइटर पे टाइप करके या हाथ से लिख के टेलीग्राफ ऑफिस में जाके अपनी खबर भेजा करते थे। तो या फिर बाय पोस्ट भी कई बार मैं भेजा करती थी। उस समय मैं पालमपुर में बेस्ड थी, स्ट्रिंगर एक अंग्रेज़ी और एक हिंदी के अखबार में, साथ में मैं यूनिवर्सिटी में काम करती थी। तो वो युग बिल्कुल डिफरेंट था। उसके बाद फास्ट डायल आया, कंप्यूटर्स आए, फिर हमने धीरे धीरे मोबाइल्स आए। तो जब तक मोबाइल्स नहीं आए थे तब तक तो हमें ये था कि हर जगह जाके हमें सब कुछ कवर करना पड़ता था, कि कहीं भी कोई दूर दराज के क्षेत्र में भी अगर कुछ हो जाता था। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी, 1998 में चंबा के सतुरंडी एरिया में मिलिटेंट अटैक हुआ था और 35 गद्दी जो वहाँ पे एक सड़क बनाने का काम कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के डोडा के बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया था। तो उन पे अटैक हुआ था और 35 के 35 लोगों मार दिए गए थे। तो 11 साढ़े 11 वो लगभग सुबह हमें न्यूज़ पता लगी और जाना पड़ा गाड़ी से। तो मैं उस समय आप देखिए कि अपनी फैक्स भी गाड़ी में रखी, फैक्स से हम भेजा करते थे न्यूज़, और टाइपराइटर गाड़ी में रखा और निकल गए। तो इस तरह का युग था वो कि आप स्पॉट पे जाके अपना सारा देख के उसके बाद किया करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आए तो थोड़ा फ़ोन का रोल ज़्यादा हो गया कि हम बैठे बैठे जो है बहुत सी खबरें करने लग गए। हम स्पॉट पे जाना हमने बंद कर दिया। और जब से ये व्हाट्सएप और ये विजुअल्स वाला कैमरा वाला मोबाइल आया, उसके बाद तो बिल्कुल मीडिया में बहुत ही परिवर्तन आ गया। और डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे अब ये हो गया कि बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं और डिजिटल मीडिया में आप देखिए चैनल्स हैं, बहुत सारे फेसबुक चैनल्स अब खुल गए हैं। हमारे समय तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था कि आप जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो चलते थे और अखबार थे, लेकिन अब तो उसका कोई अंत ही नहीं है। अब तो बहुत सारे डिजिटल मीडिया में जैसे अब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल हैं, वेब पोर्टल हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, वो अपने घर से ही चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने इसको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बना लिया। तो ये सारी चेंजेस जो है मीडिया में धीरे धीरे आई हैं। और जी अर्चना जी, जैसे आपने बात की कि एक समय में आपको उस साइट पे पहुंचने में दिक्कत होती थी, मीडिया को या न्यूज़ को प्रसारण करने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। जैसा कि हम देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता जा रहा है, चाहे वो मीडिया की ही बात क्यों ना हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस समय ऐसे कौन से साधन हैं जो डिजिटल माध्यम से इन मीडिया में जुड़ चुके हैं, जिनके बिना अब लगता है कि शायद वो मीडिया ना चल सके, कि इस तरह के कोई साधनों के बारे में आप बताना चाहें? जी देखिए, आजकल तो फेसबुक का है जैसे, या इंस्टाग्राम है, या ट्विटर हैंडल्स हैं बहुत सारे लोगों के। तो सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट जब से आया है, सारी न्यूज़ जो है हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। नए नए माध्यम अब आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे अब व्हाट्सएप चैनल भी आ गए हैं। और मैं देख रही थी पीछे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका भी व्हाट्सएप चैनल की कॉल आ रही थी सबको। तो अब तो बहुत सारे माध्यम हैं और अखबारें जो हैं मुझे लगता है धीरे धीरे जो वो एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा चली गई हैं, क्योंकि अब अखबारों का भी देखिए उन्होंने भी अपना स्वरूप बदला है और अखबारों के भी सारों के मतलब जो एक डिजिटली भी वो अपना प्रकाशित कर रहे हैं, और हम लोग जो है अपने मोबाइल पे ही उनके एडिशंस जो हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो प्रिंटेड मैटर है वो कम होता जा रहा है। तो अर्चना जी, इसके हम इसकी खामियों के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन से फ़ायदे क्या हुए हैं मीडिया सेक्टर में, कि किस तरह से बदलाव देखती हैं आपके नज़र में, इसमें किस तरह के अच्छे बदलाव आए हैं? जी बिल्कुल, जब भी कोई चेंज आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अच्छे बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं।
और अगर अच्छे प्रभावों के बारे में हम कहें तो आप ये देखिए कि आजकल जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो कितना बढ़ गया है। पहले ये होता था कि आप अखबार की वेट करते थे सुबह कि अखबार आएगा फिर हम उसको पढ़ेंगे, या रेडियो पे प्रकाशित जो ये प्रादेशिक समाचार आपके आते थे उसे बहुत सारे लोग दूरदर्शन की न्यूज़ भी सुनते थे और वो रेडियो की न्यूज़ भी सुनते थे। लेकिन अब तो ऐसा है कि 24/7 आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। गूगल है, गूगल पे आप कोई भी वर्ड डालिए, आपको जिस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। अभी धीरे धीरे आप ये देखें कि जैसे जो अखबारें हैं उनके जो डिजिटल एडिशन आने लगे, तो उन्होंने पहले तो ये होता था कि वो जब छप जाता था अखबार रात को जब छपता है उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ जहाँ वो जाता है, जहाँ जहाँ सर्कुलेशन है, तो वो क्या करते थे कि रात को ही अपलोड कर देते थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा अखबारों ने कि रात को जब हम अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोग उसी से इन्फॉर्मेशन लेके अपने चैनल्स चला दे रहे हैं, कोई फेसबुक पे, कोई कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर दे रहे हैं। तो अब उनके जो डिजिटल एडिशंस हैं बहुत सारे अखबारों के, अब आपने देखा होगा कि वो सुबह आते हैं जी। लेकिन ये बात सत्य है कि इन्फॉर्मेशन एक्सेस बहुत बढ़ गई है और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल अगर आपके पास है तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है जी। तो अगर हम डिजिटलाइजेशन के दूसरे पहलू की बात करें, ये तो आपने कहा कि इससे कितने फ़ायदे हुए हैं, अगर हम नुकसान की बात करें या ये कहें कि जो अभी के समय में इसके चैलेंजेस हैं, तो वो किस प्रकार के चैलेंजेस अभी डिजिटलाइजेशन के थ्रू देखे जा रहे हैं मीडिया में? जी देखिए, जो डिजिटल मीडिया है, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि एक्सेस जो बढ़ गई है इन्फॉर्मेशन की और स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बहुत ज़्यादा है कि अभी कोई इंसिडेंट हुआ और अभी हमें जो उसके विजुअल्स भी आ गए और अभी हमें उसकी न्यूज़ भी पता लग गई कि वहाँ ये घटना घट गई है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस स्पीड के चक्कर में मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक जर्नलिस्टिक एक जो मतलब एक वैल्यू जो एक रहती थी हमारी न्यूज़ में और जो एक क्रेडिबिलिटी रहती थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब हम लोग न्यूज़ फाइल किया करते थे तो पीछे एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती थी कि हम लोग न्यूज़ रूम में भेजते थे, फिर वो मतलब जो न्यूज़ डेस्क है उसको एडिट करता है, वो वापस रिवर्ट करता है कि आपकी खबर में ये खामियां हैं, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करते थे और इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे। लेकिन आजकल तो स्पीड है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, आपको जो स्टेटमेंट मिली, आपने उसी समय जो है वो उसको वायरल कर दिया, चाहे फेसबुक के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप वायरल उसको कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि एक रिसर्च की कमी आई है और हम वर्क नहीं करते न्यूज़ पे, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। और एक जिस तरह से एक मीडिया का रोल होता था कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी मीडिया की, हाँ, उसमें सत्यापन की थोड़ी सी कमी आई है उसमें। अभी भी आप देखिए कि जो प्रमुख अखबारें हैं या चैनल हैं या मैं कहूँगी वेब पोर्टल्स भी हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि गलत न्यूज़ ना जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिविजुअली कर रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो फटाफट डिलीट भी कर देते हैं अगर कुछ गलत चला गया तो। तो मेरा मतलब ये है कि रीडर को एक थोड़ी सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कौन सी है उसमें थोड़ी सी कमी आई जी। जैसा अर्चना जी आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स बहुत जल्दी मिल जाता है, कोई घटना घटती है इमीडिएटली व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें उसकी वीडियोस मिल जाती है। अगर हम बात करें जैसे कि आपने भी कहा क्रेडिबिलिटी की, कि आज के समय में बहुत सी जो हमारी खबरें हैं उनमें क्रेडिबिलिटी नहीं होती, सत्यापन का कोई जरिया नहीं है, तो इसमें हम भविष्य में क्या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्या कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं कि इस तरह की या ये कहें अफवाहों से बचने के लिए या गलत खबरों को प्रसारण से बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? ये देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है, आप ये देखिए कि अब हर आदमी जो है सिटीज़न जर्नलिज्म के नाम पे वो जर्नलिस्ट बन गया है, जबकि एक जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखनी पड़ती हैं, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ जो है आपको प्रकाशित करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे देनी है और कौन सी नहीं देनी है। कई बार तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी उसमें जुड़े होते हैं, या मैं कहूँगी कि जैसे सोशली होता है कि हम अगर रेप विक्टिम्स की बात करते हैं तो एक जर्नलिस्ट है, उसको पता है कि उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, या HIV पॉजिटिव लोग हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आइडेंटिटी आपको नहीं देनी है। लेकिन आजकल ये सब कुछ नहीं हो रहा, गेट कीपिंग कोई नहीं है
कि आप कुछ भी डाल देते हैं और उसका कुछ भी इम्पैक्ट हो जाता है, और उसके बाद जब आपको जो है कोई पॉइंट आउट करता है तो आप सडनली उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिए, पहले ज़माने में भी जब एक न्यूज़ छप जाती थी उसके बाद हम कंट्राडिक्शन देते थे, अगर कि वो न्यूज़ थोड़ी गलत है तो कंट्राडिक्शन की रीडरशिप बहुत कम होती है। जो असली न्यूज़ है वो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक तो वो स्वरूप भी बड़ा होता है और उसमें क्यूरोसिटी भी होती है। और जब भी कंट्राडिक्शन छपती थी तो लोगों को ये भी लगता था कि कोई प्रेशर होगा। तो आजकल जो है वो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद वो, चाहे वो न्यूज़ वाले लोग हैं चाहे वो आम आदमी है, उसके बाद जब रिएक्शन होता है तो वो उसको चुपचाप डिलीट कर देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए कि एक मतलब थोड़ा प्रिवेंटिव भी हो जाता है, वो डिटरेंस एक जो होनी चाहिए कि कोई भी आदमी कुछ भी जो है न्यूज़ वो प्रकाशित ऐसे ना कर सके, पब्लिसाइज ऐसे ना कर सके। तो कोई ना कोई पॉलिसी, अभी वेब पोर्टल्स की भी कोई पॉलिसी नेशनल लेवल पे भी मुझे लगता कुल नहीं मिला है। के कहा जा सकता है कि खबर के प्रसारण से पहले ही चेक होना ज़रूरी इसमें होना चाहिए, पहले भी ज़रूरी और बाद में भी रेगुलेटरी भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर गलत कोई खबर हो गई है और उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है, कोर्ट्स तो उसका वो लेते हैं कॉग्निजेंस, लेकिन मुझे लगता है सरकार की तरफ से इसमें कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। जी अर्चना जी, आपने एक बात कही कि आज के समय में सिटीज़न जर्नलिस्ट के नाम पे कोई भी अपने वेब पोर्टल खोल रहे हैं, सूचना को प्रसारण करते हैं और कमाई भी कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अमूमन जितने भी इस तरह के चैनल्स या कुछ चल रहे हैं, डिजिटल चैनल्स चल रहे हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य कमाई का भी रहता है। तो अगर हम बात करें डिजिटलाइजेशन ऑफ मीडिया की, तो पहले की कमाई किस प्रकार से मीडिया करता था और आज की जो वो कमाई कर रहा है उसमें क्या कुछ अंतर आप देख रही हैं? जी, पहले देखिए जो छपाने वाली बात है, अगर आपको अखबार छापना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन डिजिटल उसमें जो है वो कॉस्ट आपकी कम होती गई और इनकम ज़्यादा है, क्योंकि एड्स देखिए आप, जैसे यूट्यूब पे लोग डालते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, है ना, या आपके बहुत सारी डिस्कशंस आती हैं उसमें, जो चैनल्स हैं वो भी यूट्यूब पे डिस्कशंस अवेलेबल, आपके दूरदर्शन की भी अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे। तो उससे जो एक एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी आती हैं, वो चाहे एक इंडिविजुअल हो चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, तो वो लाइक्स पे अब ज़्यादा वो हो गया है, शेयरिंग पे हो गया है। तो एक तरह से वो एक सोशल चेन जो है, मतलब एडवर्टीजमेंट्स की भी एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है वो पर्पस जो एक अवेयरनेस वाला है वो बहुत अच्छा जो एक डिजिटलाइजेशन है उसको सर्व कर रही है, लेकिन अवेयरनेस वो किस तरफ जा रही है उसे देखने की हमें ज़रूरत है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो डिजिटलाइजेशन है वो एक पत्रकारिता के मूल रूप को छोड़ के कमाई की ओर ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल, कमाई की ओर भी ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़ा सा ये भी लगता है कि हम जो अपने अंदर का गुबार है, बहुत सारे लोग तो वो भी निकालते हैं ये कह के कि हम भी पत्रकार हैं, हम भी कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, जैसे लोकल आप देखिए, लोग घरों से चला रहे हैं। तो एक जो बायस्ड एक व्यू जो है, हर आदमी जो है अपना व्यू जो है वो प्रेषित करना चाह रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि बहुत बायस्ड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। ठीक है, आपको इनकम हो रही है, लेकिन उस इनकम को जस्टिफाई करने के लिए उसकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी जो है वो मतलब होनी चाहिए। जी अच्छा जी, आपने बात की खबरों की ऑथेंटिसिटी की, तो जैसा कि शुरुआत में भी आपने कहा कि इसके दुष्प्रभावों में ये भी है कि सत्यापन नहीं किया जा सकता। तो इसी पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डिजिटलीकरण मीडिया का हुआ है, क्या कुछ ऐसे आप कोई एग्जांपल देना चाहें कि जहाँ पे गलत सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, या ये कहें कि उसकी वजह से कोई एक बड़ी दुर्घटना घटी हो, जैसे कि हम देखते हैं मॉब लिंचिंग के केस आते हैं, लोग सोशल मीडिया में कुछ भी लिख देते हैं और बाद में उसके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो क्या इस पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मतलब इसमें एक दो उदाहरण नहीं, बहुत सारे हम रोज़ ही देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे हम अगर कोर जर्नलिज्म की बात करें, अगर हम, तो कोर जर्नलिज्म में हमें ये सिखाया जाता था कि आप अगर थोड़ी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से पाठक के पास पहुंचाएंगे। लेकिन अब तो ये हो गया कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर दो कम्युनिटीज़ का क्लैश हो रहा है तो हम सोशल मीडिया पे वो कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर देते हैं, उससे और भड़क जाते हैं सोसाइटी में,
है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किस तरह से आपको आगे पहुंचाना है वो एक कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें आप ये देखिए, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में इतनी मतलब नेचुरल कैलेमिटी आई जो अनप्रेसिडेंटेड थी, तो उसमें आप ये देखिए जिस दिन शिमला में ये सब कुछ हुआ कि पेड़ गिर गए और बहुत सारा यहाँ नुकसान हुआ, एक बिल्डिंग गिरने की सूचना आई। ऐसे मनाली से जब सूचना आ रही थी जुलाई में कि भी ब्यास का ऐसा रूप हो गया और सारा नेशनल हाईवे बह गया, तो बार बार वो विजुअल्स जब आप दिखाते हैं तो उसका इम्पैक्ट वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक पैनिक और एक इनसिक्योरिटी हो जाती है सब में, कि सबको ये लग रहा था कि पता नहीं सारा हिमाचल ही ढह गया जी। जबकि ऐसा नहीं था, वो कुछ पॉकेट्स थे जहाँ पे ये हुआ। मान लिया कि बहुत बड़ी त्रासदी थी उन एरियाज़ में, लेकिन जो एक हम डिजिटलाइजेशन में ये हो गया कि बार बार वही विजुअल्स चला रहे हैं जी। तो उससे जो है मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के बीच में भी उस समय बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था, बहुत दूर से होता है उससे मतलब रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि आप वहाँ सेफ हैं, किस तरह से रह रहे हैं जी। बिल्कुल, मुझे खुद इतने फ़ोन आए कि आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, शिमला में ऐसा हो गया है। तो मतलब वो एक पैनिक वाली सिचुएशन हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा जो है वो परहेज़ करना चाहिए। और बड़ी बार ऐसा भी होता है कि हम जो जैसे किसी विक्टिम के बारे में लिखते हैं, अगर कोई क्राइम का विक्टिम है तो बड़ी बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो वो लिखते हैं सिंपैथी या उसके लिए एम्पैथी जनरेट हो, लेकिन होता ये है कि उस विक्टिम को उससे लॉस हो जाता है कि हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हैं और हम उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो कि विक्टिम खुद नहीं चाहता कि वो लोगों को पता लगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा मतलब नुकसान होता है जी। अर्चना जी, जैसे हम पहले देखते थे या हमने भी अपनी पत्रकारिता के दौर में ये देखा है कि जब कोई जर्नलिस्ट कोई खबर छापता था उसका एक इम्पैक्ट होता था। बहुत बार हमने भी सुना है या हमने भी ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत बड़े बड़े राजनेता भी एक जर्नलिस्ट के एडिटोरियल पढ़ते थे और उनका एक इम्पैक्ट होता था। अगर आज जैसे आपने कहा कि हाउस होल्ड जर्नलिज्म चल रहा है, कहीं से भी कुछ भी लिख देते हैं, इस विषय में क्या कुछ आप देखते हैं, किस तरह का प्रभाव इसकी वजह से मीडिया पे आया है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया की एक इम्पॉर्टेंस थी, हालांकि अभी भी मीडिया सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम मीडिया की खबरों से होते हैं कि जहां ज़रूरत है वहां जो सरकारें हैं वो करती भी हैं और बहुत सारे स्कैंडल्स भी मीडिया जो है अनफोल्ड करता है अभी भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी कमी रहती है और इम्पैक्ट थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि आजकल सारे लोग, आप ये देखिए, अब पहले हमारे लिए ये खबर होती थी कि आज दिन भर कौन सी फाइल कहाँ मूव हुई या मुख्यमंत्री ने आज क्या किया। तो अब क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री खुद ही अपने या कोई भी मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं या प्रधानमंत्री हैं, कोई भी हैं, वो सबके ट्विटर हैंडल है, सबके फेसबुक पेजेस हैं, तो वो उस पर खुद ही इंफॉर्मेशन सारी अपनी स्पीच भी अपलोड कर देते हैं। तो टोटल एक मतलब जो एक न्यूज़ का वो जो है कि एक इम्पैक्ट जो है वो कम हो gया क्योंकि पहले ही लोगों को पता है कि ऐसा हुआ। तो ऐसे में मुझे ऐसे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो भी कहीं ना कहीं हिट हुआ है इससे। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप ही बड़ा कम रह गया क्योंकि किसी को जरा सा भी कुछ क्लू पता लगता है। हम लोगों को जब कोई क्लू पता लगता था तो हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में कई बार महीना भी लगाते थे और जब वो खबर छपती थी फिर तो इमीडिएट एक्शन होता था। मैं आपसे अगर शेयर करूं तो एक धर्मशाला से मैंने एक स्टोरी की थी, वो काफ़ी देर मैंने उस पर वर्क किया। तो इंडियन एक्सप्रेस की वो लीड स्टोरी थी उस समय 1997-98 की बात मैं करा रही हूँ। तो कोई विडो रिलीफ फंड जो है, कोई वहाँ पे लोकल लॉयर थे, वो उसको मतलब झूठे वो दस्तावेज़ दे के वो खुद ही अपने ड्रॉ कर लेते थे विडोज़ के नाम पे अपने लिए। तो उसमें बहुत बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई जब अखबार में खबर छपी। छोटा छोटा ब्रीफ छपता था जब हमारी अखबारों में तो हमें फ़ोन्स आ जाते थे लेकिन अब वो नहीं, अब सब इम्यून हो चुके हैं कि ये नहीं तो दूसरा आदमी कुछ और लिख देगा, तो पाठक कंफ्यूज्ड हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि आजकल लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए फैक्ट चेक नहीं करते, जैसे ही एक छोटी सी लीड आती है उसे इमीडिएट अपना सोशल मीडिया हैंडल पे दे देते हैं। मैम, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं
आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम बात करें कंटेंट राइटिंग की, हम बात करें आर्टिकल्स या ब्लॉग्स की, तो बहुत से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने इस तरह के चैनल्स चला रहे हैं। मैं इस पे आपके विचार जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कुछ इफेक्ट मीडिया पे पड़ रहा है इसका? जी, पिछले कुछ दिनों में हमने भी इस पे बहुत बहस की थी HPU में, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एक वर्कशॉप में। तो यही बात निकल के सामने आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, आपको एक वो बेस देती है, आपको एक आइडिया देती है, लेकिन जर्नलिस्ट शुड बिगिन फ्रॉम देयर, ही शुड नॉट एंड देयर कि यही मुझे आगे परोसना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपना एक बेस तैयार कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं और उस पर आगे वर्क करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार देखिए ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब आप ग्राउंड पे वेरीफाई करते हैं तो दे आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि पर्सपेक्टिव सबका डिफरेंट होता है। मैंने अब खुद अपने आप देखा है कि जब हमें बहुत सारे लोग जो है इन्फॉर्मेशन देते थे फ़ोन पे बैठे बैठे, हमें लगता था न्यूज़ सच्ची है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते थे तो फैक्ट्स आर टोटली डिफरेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डिजिटल मीडिया में आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू बिगिन विथ। जी, मतलब अगर आप सिर्फ एक शुरुआत करना चाहें तो आइडिया लेने के लिए ठीक है, मगर वो खबर नहीं बन सकती। जैसे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मेरा अगला सवाल रहेगा कि अगर आज के समय में कोई पत्रकार इस तरह का, या ये कहें कि इस बदलती मीडिया की दुनिया में आप क्या कुछ संदेश आज के उभरते पत्रकारों को देना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने पत्रकारिता को आगे चलाएं कि जनता का भी भरोसा उन पर बना रहे और सरकार पर भी एक पत्रकार का इम्पैक्ट बना रहे? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। और आज कल मैं देखती हूँ कि जो असल में बच्चे जो पत्रकार बनना चाहते हैं वो भी उसी भीड़ में खो जाते हैं कि जो लोग आजकल जर्नलिस्ट बने हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो जर्नलिज्म सीख रहे हैं, एक तो डाइवर्सिफाई तो वो कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड है बहुत जर्नलिज्म, लेकिन अगर उनको सही मायने में एक पत्रकार बनना है तो जो एक कोर वैल्यू है जर्नलिज्म की, कि ऑब्जेक्टिविटी और क्रेडिबिलिटी, कि आप जो फैक्ट्स को सही से पहले तो गैदर करें, रिसर्च करें, उस पर आप ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अपने, उसमें बायस्डनेस नहीं चलेगी, वही आपको क्रेडिबिलिटी देगी। अब हम लोग अगर 3 दशक से पत्रकारिता करते रहे तो शायद ये क्रेडिबिलिटी ही है जो अभी भी लोग इतना आइडेंटिफाई करते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ हो गई एक फटाफट वाले पत्रकार बनने के चक्कर में, तो वो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग लास्टिंग जर्नलिज्म आप कर पाएंगे उससे। जी, तो कुल मिला के जो आपने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, आपको तथ्य तक जाना होगा, आपको धैर्य के साथ किसी खबर को मतलब जनता तक पहुंचाना है, तो हमें उस चीज़ को सभी देखना होगा, तभी हम एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। बस मैडम, मैं जाते जाते आपसे ये आपके सुझाव चाहूँगा कि जैसा डिजिटलाइजेशन मीडिया में हुआ है, आप इस पे क्या सुझाव देते हैं कि किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है? क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है? एक समरी के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, डिजिटल मीडिया ने देखिए चीज़ें बहुत सरल कर दी हैं जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपके सामने बहुत कुछ होता है तो आपको खुद ही चूज़ी होना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो आज का जर्नलिस्ट है उसे एक तो सेल्फ रेस्ट्रेंट रखना होगा कि उसको कौन सी जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब विकीपीडिया है जैसे, तो ठीक है, विकीपीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन विकीपीडिया पे ऐसा नहीं कि सब कुछ सही अवेलेबल होता है। तो आई मीन खुद ही हमें एक सेल्फ रेस्ट्रेंट के साथ आगे जाना होगा। और साथ में मुझे ऐसे लगता है कि जो सरकारें हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि डिजिटल मीडिया के चलते वो किस तरह से एक मतलब एक गेट कीपिंग का मैकेनिज़्म और एक जो कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म, जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, वो किस तरह से उसको इस्टेब्लिश करें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी जी। तो हम कुल मिला के दर्शकों ये कह सकते हैं कि इस डिजिटलीकरण, जो मीडिया का जो डिजिटलीकरण इस समय हो रहा है, उसमें कुछ बातों का जो मैं समअप करना चाहूँगा आपकी बातों को, कि हमें क्रेडिबिलिटी लेनी है किसी भी खबर की, उसके तथ्य तक जाना है। एक सनसनी फैलाने के लिए ही पत्रकारिता नहीं होती, पत्रकारिता का एक इम्पैक्ट होता है, तो हमें उसको समझना होगा, उसके बाद ही हम इस तरह का जो मीडिया जगत में कार्य हैं वो कर सकते हैं। मैडम, हमारे पास समय का अभाव है, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने बहुत से अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अर्चना जी के जो सुझाव थे, जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।